आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के कोरोना सूरत हाल का आज जायज़ा लिया। एक आला सतही इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। वज़ीर आला ने फैसला किया है कि तिब्बी अमले पर कोरोना की वजह से जो बोझ पड़ा है उसे कुछ कम किया जाए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि 50,000 मेडिकल स्टूडेंट्स जो MBBS कंप्लीट कर चुके हैं उनसे दरखास्तें वसूल की जाएंगी। इन्होंने मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को ये कहा है कि इन सभी लोगों को 2 से 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपॉइंट किया जाए। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है। इनकी खिदमात को फौरी तौर पर हायर करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें, यानी जिनको हायर किया जाएगा, उन्हें अच्छी सैलरी दी जाए और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको बाज़ाब्ता वेटेज दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में जब सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात हों तो इनको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए। उन्होंने यंग डॉक्टर्स से अपील की है कि वो इन मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दें और जो नौकरियों के लिए एप्लीकेशंस आए हैं उसके लिए अप्लाई करें। इन एप्लीकेशंस के लिए एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, https://odls.telangana.gov.in/medicalrecruitment/home.aspx। ये आपको ऑनलाइन ये लिंक मिल जाएगा। उन्होंने जो क्वालिफाइड नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस और पैरामेडिक्स हैं उनसे भी दरखास्त की है कि वो इस मौके पर रियासती हुकूमत का साथ दें। इसके अलावा वज़ीर आला ने फैसला किया है कि वरंगल और आदिलाबाद में फौरी तौर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जाएंगे। MGM काकतिया मेडिकल कॉलेज के प्रीमिसेस में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 250 बेड्स की होगी। वैसी वरंगल में भी ये वरंगल में होगा। इसके अलावा आदिलाबाद के रिम्स से जुड़ा हुआ एक 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव को इन हॉस्पिटल्स के क़याम के लिए फौरी तौर पर 28 करोड़ रुपए जारी करने और PMSSY के तहत 800 करोड़ रुपए जारी करने का 8 करोड़ रुपए जारी करने के अहकाम दिए। साथ ही आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का CM ने हुक्म दिया। CM ने ऑफिशियल से कहा है कि इन सभी हॉस्पिटल्स में 363 का स्टाफ अपॉइंट किया जाए और माफ कीजिएगा 363 का वरंगल में और 363 का 729 का माफ कीजिएगा 363 का आदिलाबाद में, यानी मजमूई तौर पर 729 स्टाफ यहां पे अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला ने ओहदेदारों से ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इन ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि रियासत में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है और ये कोई मसला नहीं है। साथ ही दीगर अद्वियात भी यहाँ मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में 7,000 रियासत में मजमूई 7,393 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इसमें ऑक्सीजन बेड्स 2,470 हैं और 600 वेंटिलेटर बेड्स हैं जो अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा कि जो तिब्बी सहूलियात रियासत में है उसका बाज़ाब्ता जायज़ा लिया जा रहा है और ख़ासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेमडेसिविर या दीगर अद्वियात की कोई कमी नहीं है। इसी दौरान वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की और उन्हें रियासत की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बहुत सारे तजावीज़ दिए और रियासत को जो दरकार ऑक्सीजन है और दवाएँ हैं उनकी बाज़ाब्ता लिस्ट उन्हें दी कि इन दवाओं को यहाँ पे सप्लाई किया जाए। इस इजलास में एक और अहम फैसला लिया गया कि यहाँ पे रियासत के हर शख्स को 5 किलो चावल मुफ्त में तकसीम किए जाएंगे। ये चावल वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को दिए जाएंगे। साथ ही टीचर्स को 2,000 रुपये महीने की इमदाद और 25 किलो चावल का जो फैसला किया गया था वो 1,20,000 टीचर्स को दिया जा रहा था, उसमें मजीद 80,000 टीचर्स का इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने अहकाम जारी कर दिए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7,83,00,000 नए केसेस आए। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान और ब्राजील में देखा जा रहा है।
वहीं हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मुल्क में पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। नए मुतासरीन के साथ साथ अमवात का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 4091 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात दी। ये एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसों और अमवात में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 4,976 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 35 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 851 नए केसेस दर्ज हुए हैं। किंग कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 3 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मरीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 20 मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिनमें से 3 की मौत वाक़ई हो गई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फिलिंग टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो जाने और ऑक्सीजन टैंक आने में ताखिर होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई थी। महबूब नगर से यौमिया आने वाले ऑक्सीजन फिलिंग टैंक की आने में ताखिर हुई। ड्राइवर को पता मालूम नहीं था, वो पहले उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गया, बाद में वो कोठी हॉस्पिटल पहुंचने तक ताखिर हो गई। इतला मिलते ही नारायणगुड़ा पुलिस ने टैंकर को किंग कोठी हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके बाद टैंकर से ओहदेदारों ने ऑक्सीजन की रिफिलिंग करने का अमल शुरू किया। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उसको रिफिल करने में ताखिर करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतासरीन के अफराद खानदान ने मुतालबा किया है। वजीर अक़लियती बहबूद कुपला ईश्वर कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने आज कोरोना के अलामात पाए जाने पर कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। डॉक्टरों के मशवरे पर कुपला ईश्वर घर में ही अलग थलग हो गए। बादजा सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में वो शरीक हो गए। उन्होंने पार्टी कायदीन और उनके चाहने वालों से अपील की है कि हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वाले भी कोरोना का टेस्ट करवाएं और कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें। जनूबी हिंद में तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसमें लॉकडाउन नाफिज नहीं किया गया। पड़ोस में तमाम रियासतों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है या किया जाएगा। तमिलनाडु में कल से लॉकडाउन होगा। जनूबी हिंद में तेलंगाना ही वाहिद रियासत है जहां कोई लॉकडाउन नहीं है। वहीं तेलंगाना से जुड़ी सरहदों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। पहले बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मुल्क के अंदर ही एक रियासत से दूसरी रियासत जाने पर क्वारंटाइन करना लाजमी हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने तेलंगाना से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। अगर टीका लिया हो तो 7 दिन का क्वारंटाइन लाजमी होगा। जिन रियासतों में लॉकडाउन और दीगर तहदीदात आयद किए गए हैं, वहां के हालात तेलंगाना के मुकाबले में काफ़ी ख़राब हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अदालत की सरजनिश के बाद रात के कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। इसको 15 मई तक बरकरार रखते हुए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मौज़ूआत के अफराद इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने मौज़ूआत में रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। रियासत के तकरीबन 21 मौज़ूआत में वॉलंटरी लॉकडाउन लगा दिया गया है। हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि रियासत में किसी भी किस्म का लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। इसीलिए लोग इस मोज़ी वायरस से खुद को बचाने के लिए अपने तौर पर लॉकडाउन और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। वरंगल, करीमनगर, रंगारेड्डी, खम्मम, आदिलाबाद, मेदक और महबूब नगर में कई मौज़ूआत में रज़ाकाराना लॉकडाउन लगाया गया है। तमाम दुकानें सिर्फ 5 बजे सुबह तक 12 बजे दोपहर के दौरान ही खुली रखी जा रही हैं और कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से फीकस 500 तक 1000 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की जा रही है। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका से आने वाले अफराद को तेलंगाना में आमद पर 15 दिनों के लिए सरकारी आइसोलेशन सेंटर भेजा जा रहा है। अगरचे के मुख्तलिफ देहातों में रज़ाकाराना लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, सरकारी इदारों ने अपने तौर पर किसी भी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। मुख्तलिफ अजला के पंचायत ऑफिसर्स ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज तांडूर में वाक़े माता शिशु सेंटर में कायम करदा नए कोविड सेंटर का मायना किया और हॉस्पिटल के डॉक्टरों और ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में 18 डॉक्टर्स, 12 नर्सें 3 शिफ्टों में तिब्बी खिदमात अंजाम देंगी। उन्होंने कहा कि ज़िले विकाराबाद में घर घर बुखार का सर्वे तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इस सर्वे के दौरान ज़िले भर में 6500 अफराद के कोरोना से मामूली तौर पर मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ। इन तमाम को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। उन्हें मेडिकल किट्स तकसीम किए गए। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोरोना से मुतासिर अफराद की 24 घंटे तिब्बी
अमला निगहदाश्त करेगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जिले भर में अब तक 45,000 अफराद ने कोरोना का पहला खुराक लिया है। इन तमाम को दूसरे खुराक की तकमील के बाद नए अफराद को कोरोना का पहला खुराक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने और मुनासिब गाइडलाइंस के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। ये नंबर है 1800-599-6863। इस पर फ़ोन करते हुए कोरोना से मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर रुकने काउंसिल महेंद्र रेड्डी, रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी, एम आनंद, जिला कलेक्टर पी बिसु और दूसरे मौजूद थे। కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అక్కడ దాదాపు 30-40 మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉండడంతో జనరల్ పేషెంట్స్ కూడా అక్కడే వస్తున్నారు. ఈ పేషెంట్స్ కూడా అక్కడే ఉంటే ఇబ్బంది ఏర్పడుతుందనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు కలెక్టర్ గారు, కింద స్థాయి అధికారులందరూ కూడా కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మన మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ ఏదైతే బిల్డింగ్ ఉందో దాన్ని కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా 75 ఆక్సిజన్ బెడ్స్తో ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. దాంట్లో ఐసీయూ బెడ్స్ కూడా ఒక 18 ఉంటున్నాయి. స్టాఫ్ కూడా ఇక్కడ అలకేట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 18 మంది డాక్టర్స్ని, ఒక 19 మంది నర్సులు కూడా ఇక్కడ అలాట్ చేయడం జరిగింది. పేషెంట్స్ ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడే జాయిన్ చేసుకోవాలనేది జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం వాళ్ళకి కావాల్సిన సర్వీస్ అన్ని ఇక్కడ నుండి అందించే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పరిగెడుతూ ఉంటే ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, ఇక్కడ కూడా అదే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. విత్ ఆక్సిజన్తో పాటు కిడ్స్కి కూడా, అంటే చిల్డ్రన్కి కూడా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా సపరేట్గా ఒక వార్డ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం। रियासती हुकूमत ने ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सरकारी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया है। एक तरफ जंगी तैयारी के जरिए उड़ीसा से ऑक्सीजन हासिल करने के इकदाम किए गए हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेन और सड़क के रास्ते से भी उड़ीसा, तमिलनाडु और दीगर मकामात से रियासत को ऑक्सीजन मुंतकिल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। रियासत में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर जगह से ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर आज मजीद 2 ऑक्सीजन टैंकर्स उड़ीसा को रवाना किए गए। उड़ीसा के ओंगोल से 2 ऑक्सीजन टैंकर्स हैदराबाद लाने के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट से आज जंगी तैयारे को रवाना किया गया। हर एक टैंकर की गुंजाइश 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। इसी तरह 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उड़ीसा से बहुत जल्द हैदराबाद पहुंच जाएगा। बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ीसा को टैंकर रवाना करने के मौके पर हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी R&B सुनील शर्मा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर MR राव और दूसरे मौजूद थे। MRM राव ने कहा कि उड़ीसा में 2 टैंकर ऑक्सीजन भरने के बाद उसे सड़क के रास्ते से हैदराबाद पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन टैंकर्स को GPS से मरबूत किया गया है। टैंकर की मुकम्मल नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। तेलंगाना में कोरोना के दूसरे डोज के लिए लोगों की कतारें दूसरे दिन भी देखी जा रही हैं। सिर्फ 2 दिन ही दूसरा डोज देने हुकूमत के ऐलान के बाद ज़ईफ़ुल उमर अफराद मुख्तलिफ कोविड टीका अंदाजी के मराकज़ पर देखे गए, जहां उन्होंने दूसरा डोज लिया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर उन ज़ईफ़ अफराद की बड़ी तादाद टीका अंदाजी के मराकज़ पर सुबह 8 बजे से ही देखी गई। दूसरे डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मराकज़ के करीबी रजिस्ट्रेशन की वजह से टीका अंदाजी के अमल में काफ़ी ताख़ीर हुई। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस साल गरीब मुसलमानों को रमज़ान गिफ्ट्स के बजाय हर ख़ानदान को 10,000 रुपये की माली मदद करे। एक सहाफ़ती बयान में समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कोरोना वबा के चलते लगाए गए लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और दीगर तहदीदात की वजह से मईशत को भारी नुकसान पहुंचा है। इसका असर डेली वेज अर्नर्स और सैलरीड क्लास पर पड़ा है। इसीलिए कुछ 100 रुपये के कपड़ों पर मुश्तमिल रमज़ान गिफ्ट्स के बजाय हुकूमत को गरीब मुस्लिम ख़ानदानों को 10,000 रुपये की माली मदद देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से लाखों अफराद रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। ऐसे में TRS हुकूमत उन अफराद में सस्ते कपड़े तकसीम करके उनकी इज्जत नफ्स से मज़ीद खिलवाड़ ना करे। हुकूमत को चाहिए कि उन गरीब ख़ानदानों को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ मदद पहुँचाए। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि इस साल बजट में मख्तस करीब 80% रकम का इस्तेमाल नहीं हुआ। उस बजट को लैप्स करने के बजाय उस रकम को गरीब खानदानों में तकसीम करना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर दाखिला महमूद अली और दीगर TRS कायदीन KCR हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम जैसे स्टंट्स कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर हर गरीब मुस्लिम खानदान को 10,000 रुपये की इमदाद देने के लिए दबाव डालें।
डायरेक्टर महकमे तिब्बी तालीम डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रैक्टिकल और थियरी इम्तिहानात अप्रैल 2021 में शिरकत करने वाले तमाम MBBS साल आखिर के तलबा को हिदायत दी कि वो मुताल्लिका टीचिंग अस्पतालों में ड्यूटी पर रुजू हो जाए। इस कदम का मकसद कोविड के बहरान के दौरान तिब्बी अहलकारों की फौरी ज़रूरत की तकमील है। इम्तिहानात के नताइज की इजराई के बाद MBBS साल आखिर के तलबा हाउस सर्जन्स के तौर पर काम जारी रख सकते हैं और उनको ड्यूटी पर रुजू होने के साथ ही स्टाइफंड दिया जाएगा। कमिश्नर्स टास्क फोर्स की सेंट्रल जोन टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की पहचान वाई प्रवीण कुमार, जी राजू और M राजेंद्र के तौर पर की गई। इन तीनों का ताल्लुक हैदराबाद से है और ये आपस में दोस्त थे। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड मरीजों के रिश्तेदारों को 35,000 रुपए में ब्लैक में बेचने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम प्रवीण और राजेंद्र एक प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम हैं, जबकि राजू एक मेडिकल शॉप में काम करता है। उन्होंने कम कीमत पर रेमडेसिविर हासिल करते हुए उसे जरूरतमंद कोविड मरीजों को जायद कीमत पर बेचा है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के नए सदर का बहुत जल्द ऐलान होने के इम्कानात हैं। जराये के मुताबिक फिर दिल्ली सतह पर इस सिलसिले में सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। हाल ही में कौमी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में फैसला लिया गया था कि जितने भी जेर इल्तिवा फैसले हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। तेलंगाना में इस सिलसिले में पहले तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। MLC जीवन रेड्डी के नाम को खतियत देने की कयास आराइयां भी जोर पकड़ चुकी थीं, लेकिन आखिरी वक्त में आला कमान ने फैसला किया था कि नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाब के बाद ही PCC का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद 2 कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात के इंतखाबात में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त हुई। इसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक डूबती कश्ती है। इसकी नैया को पार लगाने के लिए मजबूत लीडर की जरूरत है। जराये के मुताबिक PCC की दौड़ में शामिल कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हालिया बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करने में नाकाम हो चुके हैं। उत्तम कुमार रेड्डी जो 6 साल से PCC के ओहदे पर फायज होने के बावजूद कोई कारनामा अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। जहां तक जीवन रेड्डी की बात है तो वो PCC ओहदा उस वक्त कबूल करेंगे जब उनको माशी तौर पर मुकम्मल मदद हासिल होगी। ऐसे में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ही वाहिद शख्स हैं जो अपने बलबूते पर PCC का ओहदा संभाल सकते हैं। पार्टी कैडर भी उनकी तायद में है, लेकिन सीनियर कायदीन उनको ओहदा देने के खिलाफ हैं। बहरहाल कांग्रेस की आला कमान अपना फैसला जल्द देगी और PCC के नाम का सरकारी तौर पर ऐलान करते हुए तजस्सुस को ख़त्म करेगी। एक खबर यह भी है कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास है और ये कहा जा रहा है कि इस इजलास के बाद नए PCC सदर का ऐलान किया जा सकता है। साबिक वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि उनके खून में खौफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अमवात हो रही हैं, ऐसे वक्त में सियासत करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करें। उन्होंने कहा कि मुझ पर तवज्जो देने के बजाय कोरोना पर ज़्यादा तवज्जो दें और आवाम की जिंदगियों को बचाने पर तवज्जो दी जाए। ईटला राजेंद्र ने कहा कि पिट्टा मधु से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वकला के कत्ल में वो मुलविस हैं। इस कत्ल को मुझसे जोड़ने की निचली सतह की कोशिश की जा रही है। सही वक्त पर अवाम सबक सिखाएगी। इससे पहले मुख्तलिफ तंजीमों ने ईटला राजेंद्र की तायद का ऐलान किया। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी को मकतूब लिखते हुए कहा कि साबिक रुकन असेंबली संपत कुमार ने अराजी कब्जे का जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस पर कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे। उत्तम कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि सदर PCC की मौजूदगी में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वो मजम्मत करते हैं और ख़ुद उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने उन बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत नहीं की है जिसका उन्हें शदीद अफसोस है। उन्होंने कहा कि साबिक रुकन असेंबली संपत कुमार के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी। निरंजन रेड्डी ने कहा कि जिन अराजियात के बारे में संपत कुमार ने बताया वो 2018 के इलेक्शन एफिडेविट में दर्ज हैं और बाज़ अराजी मामलात का जिक्र संपत कुमार ने किया है, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जिले मेदक के दौरान अचानक धान खरीदी के मराकज़ का दौरा करते हुए वहां की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि किसान अपनी धान को सुखाकर खरीदारी के मराकज़ को लाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने खरीदी मराकज़ के जिम्मेदारों से कहा कि जल्द से जल्द धान की खरीदारी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर वहां जिम्मेदार अफराद ने बताया कि हम्माली लाड़ी की कमी है। हरीश राव ने कहा कि लाड़ी की कमी
है तो ट्रैक्टर के जरिए धान को मिल्स को मुंतकिल करें। हरीश राव ने कहा कि दरमियानी अफराद फायदा ना उठाएं, इसलिए हुकूमत ये धान खरीद रही है। లారీలకు ఇబ్బంది అవుతుందంటే ఇక ట్రాక్టర్లలో తీసుకుపోయినట్టు చెప్పేసి మా బాధ ఏంది, మేము రైతులం నష్టం కావద్దు, తొందరగా పంపించేసారు అట్లా అంతే. దాదాపు 600 గ్రామాలు అయిపోయాయి. 600 గ్రామాలు ఒకటే సెంటర్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఊరికి అక్కడ అవతల సైడ్ కూడా అంత ఉంది. జీపీ పెద్ద సార్ ఒక వారం రోజులు ఉంటుంది చెప్పాలి. వారం రోజులు ధనాదం తెచ్చుకొని చేయాలి. రైతులు కూడా వీలైతే వాళ్ళ కళ్ళని ఆరబెట్టుకొని చేస్తేనే మనకి ఇబ్బంది రాకు. ఇవి తెచ్చి ఆరబెట్టుకుని అక్కడ ఇది తెచ్చే వరకు ఏమైందంటే 3 రోజులు అవుతారు. ఆడని ఆరబెడితేనే ఏ రోజు ఆ రోజు పాలు ఇది తెచ్చి ఆరబెట్టే వరకు 3 రోజులు ఏంటి సార్? 3 రోజులు ఆరబెట్టలే కదా మనకు జల్దవు. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम मदर्स डे के मौके पर रियासत के माओं को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि फितरतन माँ की ममता अजीम तरीन और बहुत पाकिज़ा होती है। वज़ीर आला ने कहा कि हम अपनी वालदा से सब्र, तहम्मुल, मोहब्बत और क़ुरबानी जैसी बहुत से अच्छे औसाफ सीखते हैं, और ये कि इंसान की तरक्की और कामयाबियों के पसे पर्दा माँ का किरदार बहुत अहम होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन और माओं की फलाह व बहबूद के लिए नाफिज करदा मुतअद्दिद स्कीमात मुल्क के लिए मिसालें हैं। एडवोकेट जोड़े के कत्ल के मामले में पुलिस ने पेद्दापल्ली जिला परिषद के चेयरमैन पी मधु की अहलिया शैलजा को तहकीकात के लिए तलब किया। यहां मौसूला इतलात के मुताबिक रामागुंडम पुलिस ने हाईकोर्ट एडवोकेट वामन राव और उनकी अहलिया के कत्ल केस के सिलसिले में जिला परिषद चेयरमैन मधु की अहलिया शैलजा के साथ कमानपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन सत्यनारायणा वामन राव के वालिद किशन राव को भी तहकीकात के लिए तलब किया। फरवरी में पेश आने वाले एडवोकेट जोड़े के सनसनीखेज कत्ल मामले के बाद से पेद्दापल्ली जिला परिषद के सदर नशीन मधु के भी इस मामले में मुलविस होने का शुबा किया जा रहा था, और चंद दिनों से मधु अचानक लापता हो गए थे, जिस पर पुलिस के शक में मजीद इजाफा हुआ और गुज़िश्ता रोज पुलिस ने आंध्र प्रदेश में मधु को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना है कि वामन राव के वालिद किशन राव की शिकायत पर मधु की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनकी शिकायत पर ही मधु की अहलिया और दूसरों से तहकीकात की जाएंगी। मंगलहाट के एक इलाके इंदिरा नगर में 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही छोटे भाई का दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल कर डाला। तफसीलात के मुताबिक इंदिरा नगर में रहने वाले रविंदर और महेंद्र ने अपने छोटे भाई प्रसाद को दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने बताया कि प्रसाद शराब नौशी का आदी था और रोज शराब पीकर घर में हंगामा करता था और मां से गाली गलौज करता था। प्रसाद को कई बार समझाने के बावजूद वो बाज नहीं आया। कल रात भी प्रसाद शराब नौशी करके घर आया और घर में झगड़ा करने लगा, जिसकी वजह से तीनों भाइयों का झगड़ा हो गया, जिसमें महेंद्र और रविंदर ने मिलकर दुपट्टे से प्रसाद का गला दबाकर कत्ल कर डाला। मगर मकामी बस्ती वालों ने कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। प्रसाद मेरा दोस्त है, 2 जन के फैमिली वाले उनकी मार गए रहते, 3 जन है, 2 जन सिलेंडर हो गए, तीसरा और एक अंदर है कहते मम्मी उन लोग फरार में कहते। मारने का कारण क्या है भाई? मारने का क्या है
प्रॉपर्टी के उसके वास्ते अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं पुलिस से? ये चाह रहे भाई सजा मिलना उनको पूरा। पुलिस से यही चाह रहे कि उनके जो भी उसको मारे उसके भाई लोग उन लोगों को कैसा भी सजा से सजा मिलना चाहिए। और एक बार ये बस्ती में ये नहीं होना, आपको 2-3 बार 2-3 जनों के साथ हुआ ऐसा, तो ये पूरे नहीं होना भाई। जो भी हो हमारा दोस्त को कौन भी लाके नहीं रहता, कई को मारे उसके लिए वो हमारे को होना, कई को मारे उसको कई को मारना चाहिए, कई को मार लिए उसके भाई वहाँ उन लोगों को, वो हमारे को मालूम होना। और कितने जने मिलके मारे? 3 जने मिलके मारे गए थे भाई। नामा क्या है? 2 जने मिले और एक गेला परिवार में उन्होंने भी होना महेंद्र मेहमान और एक लेकर उन्होंने भी मारा। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और एक बार ये सब बस्ती में और एक बार हमारे क्या बस्ती में कुछ भी अब तक ऐसे नहीं हुए, तो होना भी नहीं है, नहीं करना ऐसा कौन भी पूरों को भी कौन भी करा बस्ती वाले पूरों को कर जा रहे हैं, ऐसा देख के ऐसा भी मिलना चाहिए। बस वही चाह रहे हम लोग पुलिस वालों से। उनकी अम्मा की याद उनकी मम्मी पूरे जने मिलके करे, पूरे फैमिली वाले कर दिए उसको ऐसा पूरा। उसकी गाड़ी वो ये खाना नहीं लगा उसको, 1-2-3 हफ्ते से खाना भी नहीं लगा कहते। आपको 2-3 बार उन्होंने 1-2-3 बार हमारे को उन्होंने बोला भी ऐसा घर में ऐसा कर रहे थे मेरे को बोल के भी बोला, तो लास्ट को ऐसा कर दिया उन लोग उसको। तो होना चाहिए भाई, उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, बस वही चाह रहे हम लोग। बोलिए। मोहब्बत में नाकामी के बाद लड़की पर चाकू से हमला करने के बाद अपना गला काट लेने वाले जुनूनी आशिक की इलाज के दौरान सरकारी अस्पताल करीमनगर में मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आया था। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के मेटपल्ली मंडल के मन्नेगुड़म से ताल्लुक़ रखने वाला राजकुमार गुज़िश्ता चंद दिनों से एक लड़की को मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर राजकुमार ने गुज़िश्ता रोज़ लड़की के गाँव जाब्तापुर पहुँचकर लड़की पर चाकू से हमला कर दिया और उसी चाकू से अपना गला काट कर खुदकशी की कोशिश की। दोनों को जख्मी हालत में मकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान जुनूनी आशिक की मौत हो गई, जबकि मामूली जख्मी लड़की अस्पताल में हुनूर ज़ेरे इलाज है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के मगरबी इलाके में हुए एक के बाद एक 3 धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है, जबकि 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस मामले का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया है। वहीं अब तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले में तालिबान का हाथ होने से इनकार किया और इस वाक़े की मजम्मत की। जानकारी के मुताबिक इस वाक़े के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल रही थी। स्कूल के एक टीचर ने दावा किया कि पहले एक कार में धमाका हुआ, फिर 2 और धमाके हुए। ये भी बताया जा रहा है कि यह रॉकेट से किया गया हमला है। साथ ही एक शख्स ने नाम ना जाहिर करने पर एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि धमाका स्कूल एंट्रेंस गेट के बाहर कार में हुआ था। उधर वजारत तालीम की तर्जुमान नजीबा एरियन ने बताया कि सैयदुल शोहदा हाई स्कूल में लड़के और लड़कियां 3 शिफ्ट में पढ़ाई करती हैं। इसमें दूसरी शिफ्ट लड़कियों के लिए लगती है। जख्मियों और मरने वालों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। अफगानिस्तान के सदर ने कहा कि इस वाक़े ने बता दिया है कि तालिबान किसी भी मसले को पुरअमन तरीके से हल करना नहीं चाहते हैं। वो मुद्दे को हल करने के बजाय मुश्किल बना रहे हैं। वहीं अमेरिका के एम्बेसडर रोस विल्सन ने भी इस मामले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि बच्चों पर हमला अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 20 साल लंबे और महंगी जंग के बाद अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से अपने वतन लौट रही है। अल-कायदा के 9/11 हमले के बाद साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौज उतारी थी। ये जंग में अमेरिका ने 2400 फौजियों को खो दिया। अब मुल्क की हिफाजत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। ऐसे में मुल्क में फिर हालात बिगड़ने का डर सताने लगा है। लोग फिर तालिबान के राज वाले दिनों के लौटने के शक से सहमे हुए हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।